चलिए कल कहां तक हो गया है? संख्या स्टार्ट किए थे कल। पहला जो चैप्टर है आपका समझाया था आपको दार्शनिक प्रणाली है, तो पूरे सिलेबस पे बात किया था कल। उसके बाद समझाया था पहला जो आपका चैप्टर है दार्शनिक प्रणाली, ये आपका होगा कंप्लीट। इसके साथ में आपका सम संख्या विषम संख्या जो लिखा है आपके सिलेबस में, ये भी कंप्लीट हो जाएगा साथ में ही। और एक और जो चैप्टर लिखा है गुणनफल तथा भागफल, गुणनफल तथा भागफल, ये तीनों ही चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे साथ में। ये तीन चैप्टर लिखे गए हैं, दार्शनिक प्रणाली, और दूसरा लिखा हुआ है आपका सम संख्या और विषम संख्या, तीसरा लिखा हुआ है गुणनफल और भागफल। ये तीनों ही चैप्टर साथ में कंप्लीट होंगे, ध्यान रखेंगे। तो दार्शनिक प्रणाली में आपको दशमलव वाली संख्याओं पर प्रश्न देखने हैं। डेसिमल वाले जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स पे आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको समझाया था कल संख्या की परिभाषा, याद होगा? संख्या की परिभाषा कल बताया था। संख्या क्या होगी, याद है? संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में करते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा थी। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में करते हैं। गणित में यूज करते हैं आप, इसका मतलब गणितीय वस्तुएं होती हैं ये। उपयोग कहां कहां करते हैं? तो मापने में मतलब मेजरमेंट में, गिनने में मतलब काउंटिंग में, और भी चीजों में संख्या का यूज करते हैं आप। ध्यान रखेंगे, अपन पहुंचेंगे दार्शनिक प्रणाली में, उसके लिए कुछ बेसिक बातों को समझ रहे हैं आप। सीधे मैं दशमलव वाली संख्याओं पर आ जाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सीधे मैं दशमलव वाली संख्याओं पर नहीं आ सकता। आपको समझाया था पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को समझना पड़ेगा, तब जाके आप दशमलव वाली संख्याओं में आ पाएंगे। उसके लिए पहले आपने समझा था कल संख्या क्या होती है, तो आपने समझा था संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। इसके बाद संख्या का वर्गीकरण आपने समझा था। संख्या का वर्गीकरण, तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की थी, एक थी वास्तविक संख्या और दूसरी थी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने कल समझाया था। काल्पनिक संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में रहेंगी, इन संख्याओं को आप क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। वर्गमूल में अगर ऋणात्मक रूप में संख्याएं हैं तो इन संख्याओं को आप काल्पनिक संख्या बोलते हैं, समझाया था कल। इनको आई के रूप में भी लिखा जाता है, ये भी आपने देखा था। वर्गमूल -2 को आप तोड़ेंगे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1 में, ये हो गया वर्गमूल 2 और ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। जहां आई का मतलब होता है आयोटा, इसका वैल्यू होता है वर्गमूल -1। ये समझा दिया था कल। तो काल्पनिक संख्या मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिनका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। कैसे पहचानेंगे? तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है तो इस संख्या को आप काल्पनिक संख्या का नाम देंगे। सिलेबस में नहीं है, आई के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां आई को बोलते हैं आयोटा, जिसका वैल्यू होता है वर्गमूल -1। काल्पनिक को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। इंग्लिश में भी बोल देते हैं उसको। देखा जाए तो आई मतलब इमेजिनरी नंबर आप बोल सकते हैं उसको। आई मतलब इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं उसको आप। वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्या है तो आप उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, तो आई को आप इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। इसके बाद आपने समझा था परिमेय संख्या तीन प्रकार की थी, याद होगा आपको। पहला था प्राकृत संख्या, दूसरा था पूर्ण संख्या और तीसरा था पूर्णांक संख्या। तीसरा था पूर्णांक संख्या। यहां पे आपने समझा था पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होगी,
एक होगी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरी होगी शून्य पूर्णांक और तीसरी होगी धनात्मक पूर्णांक। ये आपने देखा था कल। और आपने क्या समझा था, प्राकृत संख्या दो प्रकार की होगी, एक होगी समप्राकृत और दूसरी क्या होगी, विषम प्राकृत। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, एक होगी समप्राकृत संख्या और दूसरी होगी विषम प्राकृत संख्या। ये संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन आपने कल देखा था। समझ आ रहा है? संख्या की परिभाषा को आपने समझा था, उसके बाद संख्या का वर्गीकरण आपने समझा था कि संख्या दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को छोड़ दीजिए, आपको काल्पनिक को कवर नहीं करना है, फिर भी मैंने एक मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि काल्पनिक कैसी दिखाई देगी आपको। काल्पनिक को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा आप बना सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संयुक्त रूप से क्या कहलाएगी, वास्तविक। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, समप्राकृत और विषम प्राकृत। दो संख्याएं और देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में भी काम आएगा ये। एक है अभाज्य संख्या और दूसरी है भाज्य संख्या। ये रीजनिंग में भी बहुत काम आएगा आपको, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब इसमें कुछ कुछ संख्याओं की परिभाषा आपको कल बताया था। कल के लेक्चर में क्या हो गया है, प्राकृत संख्या की परिभाषा बताया था, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब किसी भी वस्तु को गिनना स्टार्ट करोगे तो एक से करोगे, इसीलिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हुई थी, एक से। एक से स्टार्ट हुई थी, कहां तक गई थी आपको पता ही नहीं कहां तक गई है, इसीलिए आप उसको क्या बोल दिए, अनंत। एक से स्टार्ट हो रही है, अंतिम में क्या आएगा नहीं पता, तो आपने उसको अनंत बोल दिया है। इसमें कुछ तथ्य आपने ध्यान दिए थे। सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या है, एक। सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या है, एक। इसके अलावा अगर मैं बोलूंगा न्यूनतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है, सही होगा, लेकिन अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है, गलत हो जाएगा। न्यूनतम तो एक है, अधिकतम क्या है आपको उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि आप एक से स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कहां तक जाएंगे आपको नहीं पता है। तो न्यूनतम हमेशा अस्तित्व में रहेगी, अधिकतम अस्तित्व में नहीं रहेगी। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल होंगी क्या, तो आपको पता है दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जो काउंटिंग के काम में आती हैं। चेयर्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, लेकिन चेयर्स को काउंट करते समय आप 2.5 चेयर्स नहीं बोलोगे, 3.4 चेयर्स नहीं बोलोगे। तो काउंटिंग के काम में जो आती है उन नंबर्स को आप बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। स्टार्ट होंगे एक से, कहां तक जाएगा, अनंत तक। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य बताया था, अगर दो क्रमागत प्राकृत संख्या आप लिखोगे तो इसके बीच में कोई भी प्राकृत संख्या आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद आपने समझा था कल पूर्ण संख्या को, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से, कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। क्या परिभाषा थी, प्राकृत संख्या में अगर मैं जीरो को मिला दूंगा तो क्या बनेगी, पूर्ण संख्या। इसके बाद आपने समझा था पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या में नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। इसको मैं बोलूंगा ऋणात्मक पूर्णांक, इसको मैं बोलूंगा शून्य पूर्णांक और इसको मैं बोलूंगा धनात्मक पूर्णांक। याद रहेगा, प्राकृत संख्या एक से, पूर्ण संख्या जीरो से और पूर्णांक में नेगेटिव भी, जीरो भी और पॉजिटिव भी। समप्राकृत और विषम प्राकृत याद होगा, तो प्राकृत संख्या को दो पार्ट में तोड़ेंगे। ये प्राकृत संख्या है, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, जो दो से भाग जाएगा उसको क्या बोलेंगे, समप्राकृत, और जो दो से भाग नहीं जाएगा उसको बोलेंगे विषम प्राकृत। ये सारा कुछ कल पढ़ा चुका था, तो 5 मिनट केवल मैंने रिवीजन के लिए आपको वापस से बताया है। ये सारी बातें कल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, यहां तक बन जाएगा। कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप बताएंगे सही है या गलत है। कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनेंगे स्टेटमेंट
और बताएंगे वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। ऑनलाइन में बताओ भाई, गलत होगा। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। सभी पूर्णांक का मतलब सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं। अब सारी की सारी पूर्णांक संख्याओं का मतलब ये देख पा रहे हैं आप, ये सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं। क्या सारी पूर्णांक संख्याओं को प्राकृत बोल सकते हो? नहीं बोल सकता। समझ आ रहा है? क्योंकि प्राकृत में केवल यही संख्याएं आती हैं, जीरो नहीं आता है, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। प्राकृत संख्या मतलब काउंटिंग वाली संख्याएं। तो आप चेयर्स को काउंट करेंगे तो -1 चेयर बोलेंगे क्या? -2 चेयर बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, इनफाइनाइट आप किसको बोलते हैं? जहां तक आपकी पहुंच ही ना हो उसको आप अनंत बोलते हो। अनंत कोई नंबर नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। 1 2 3 4 बताओ अंतिम में क्या आएगा? नहीं पता क्या आएगा। अब नहीं पता, जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते उसी को आप क्या नाम देते हैं? अनंत नाम देते हैं। जहां तक आपकी पहुंच ही ना हो उसी को आप बोलते हैं अनंत। तो मैंने आपसे पूछा था सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, गलत हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं उल्टा बोलता इसको, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, सही हो जाएगा। ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं तो सही हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में आप देख पा रहे हैं ये प्राकृत संख्याएं हैं, तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं आपकी हो गई प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। पूर्णांक में ये तीनों, प्राकृत में सम और विषम। बन जाएगा यहां तक? बनेगा यहां तक? चलिए अगला लिखिए परिमेय संख्या। अगला लिखेंगे परिमेय संख्या, ये काम का है। चलिए परिमेय संख्या लिखेंगे। चलिए आप लोग बताइए क्या जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में? इंग्लिश में बोलते हैं इसको रैशनल नंबर। बताइए, क्योंकि यही काम आएगा दार्शनिक प्रणाली में भी पहुंचेंगे अपन। P/Q के रूप में जो संख्या होती है उसको आप क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा। एग्जाम्पल बताइए कुछ। 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 2/3, 2/3 है। अभी तो आपने बोला P/Q का रूप, 2/3 परिमेय संख्या है। 4 को परिमेय संख्या बोलेंगे क्या? 4 परिमेय संख्या है या नहीं? 4 परिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसको P/Q में नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या? तो 4/1 तो लिख सकता हूं इसको मैं। 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अच्छा 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? ऑनलाइन वाले कमेंट करते रहेंगे, देख रहा हूं मैं। 0 नहीं होगा। चलो इसको देख के बताओ, ये क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है परिमेय संख्या का। बताओ 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? इसको देख के क्या लगता है? इसको देख के लग रहा है कि 0 परिमेय संख्या है। 1 2 3 4 भी परिमेय संख्या है। -1 -2 -3 -4 भी परिमेय संख्या है। जितनी संख्याएं अभी तक पढ़े हो सब क्या है? परिमेय। समझ आ रहा है? जितनी संख्याएं अभी तक पढ़े हो आप, ये देखिए जितनी संख्याएं अभी तक आप पढ़े हो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय। ये देखिए ये सारी संख्याएं परिमेय। सारी प्राकृत संख्या परिमेय, सारी पूर्ण संख्या परिमेय, सारी पूर्णांक संख्या परिमेय। अब प्राकृत सारी की सारी परिमेय है तो सम और विषम तो परिमेय होंगी ही। सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय हैं मतलब ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक भी। अभी तक जितना पढ़े हो वो सब क्या है? परिमेय। समझ आ रहा है? लिखो परिमेय संख्या की परिभाषा। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं।
जहां p और q पूर्णांक संख्या होती हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या होती हैं तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां p और q पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह कंप्लीट परिभाषा है परिमेय संख्या की। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां p और q पूर्णांक संख्या होती हैं। पूर्णांक का मतलब तो पता है ना आपको, पूर्णांक का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक तो आपको पता है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। अब ध्यान दो, यहां पे सारा कुछ डाउट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। p का मान रखा 2, q का मान रखा 3। कंडीशन क्या है, p बटा q का रूप तो ठीक है, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो p का मान 2, q का मान 3, तो 2 बटा 3 को मैं परिमेय क्यों बोलूंगा, क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और 3 भी क्या है, पूर्णांक। इसीलिए 2 बटा 3 क्या है, परिमेय संख्या। p का मान 4, q का मान 1, 4 भी क्या है, पूर्णांक, और 1 भी क्या है, पूर्णांक। तो 4 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, इसीलिए 4 बटा 1 या इसको मैं 4 बोलूंगा, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। p का मान 0, q का मान 2, 0 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, 0 बटा 2 या 0, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। p का मान -3, q का मान 2, -3 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, इसीलिए -3 बटा 2 क्या है, परिमेय संख्या है। p का मान -7, q का मान 1, -7 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, इसीलिए -7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। सारी संख्याएं जो भी लिखो वो सब क्या है, परिमेय। केवल नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ये परिभाषित नहीं होगा। समझ आ रहा है। कंडीशन को ध्यान रखो, p बटा q का रूप, जहां p और q क्या होना चाहिए, जहां पर p और q होना चाहिए पूर्णांक संख्या। बचपन से याद करते आ रहे हैं p बटे q का रूप, p बटे q का रूप, लेकिन p और q क्या, तो p और q यहां पे होना चाहिए पूर्णांक संख्या। संगीता एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों का ठीक चल रहा है। तो ध्यान रखेंगे, p बटे q का रूप, जहां p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ आया परिभाषा। p बटे q का रूप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन p और q क्या होना चाहिए, तो वहां पर p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अच्छा, 2.5 को परिमेय संख्या बोलेंगे क्या, 2.5 को परिमेय संख्या बोलेंगे क्या, बताओ। 2.5 परिमेय संख्या है या नहीं, ये पूछ रहा हूं। 2.5 परिमेय संख्या में शामिल नहीं होगा, क्योंकि p बटे q का रूप, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो क्या 2.5 पूर्णांक है क्या, नहीं है। आप बोल रहे हैं 2.5 को मैं 5 बटा 2 लिखूंगा सर, 5 बटा 2 लिख दूंगा, लेकिन मैं आपसे 5 बटा 2 नहीं पूछा हूं, मैं आपसे क्या पूछा हूं, 2.5। तो 2.5 परिमेय संख्या है या नहीं, तो 2.5 परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है, दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्याओं के बारे में अभी पढ़ाऊंगा मैं, ये परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है। समझ आ रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, शांत दशमलव, परिमित दशमलव बोलते हैं इसको, अभी पढ़ाऊंगा। अभी तक जितनी संख्याएं आपने पढ़ी हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, दशमलव वाली संख्या कहीं पे नहीं आएगी। मतलब 2.5 प्राकृत होगा क्या, नहीं। पूर्ण होगा क्या, नहीं। पूर्णांक होगा क्या, नहीं। परिमेय होगा क्या, नहीं होगा। 2.5 अगर मैं पूछूंगा तो आप इसको परिमेय नहीं बोलेंगे, ये परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है। समझ आ रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अभी बताऊंगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या क्या होता है। तो फिलहाल ध्यान रखिए, p बटे q का रूप होना चाहिए, जहां p और q होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक के बारे में आपने समझा है, पढ़ा है, तो आप सीधे ये देखेंगे 2 और 3 दोनों पूर्णांक, इसीलिए यह परिमेय है। 4 और 1 दोनों पूर्णांक, इसीलिए यह परिमेय है। 0 और 2 दोनों पूर्णांक, इसीलिए यह परिमेय है।
-3 और 2 दोनों पूर्णांक, इसीलिए ये परिमेय है। -7 और 1 दोनों पूर्णांक, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। समझ आ रहा है? तो केवल आपको ध्यान देना है P बटे Q का रूप, जहां P और Q पूर्णांक संख्या और Q 0 नहीं होना चाहिए। समझ आया? हर्षा, कुछ डाउट है क्या आपको? बताइए। बन जाएगा? हाँ, P और Q ऐसा कुछ नहीं है कि P क्या होता है Q क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। P बटा Q, A बटा B, जो बोलना है बोलो। मैंने नाम क्या लिख दिया है यहाँ पे? P बटा Q लिख दिया है। आप उसको A बटा B बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको क्या बोल दिया? P बटा Q बोल दिया है। अंश बटा हर बोल दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ऐसा नहीं कि P और Q ही बोलना है आपको। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, P बटा Q, इसीलिए P बटा Q बोल दिया हूं। चलिए लिखिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। लिखेंगे इसके बारे में, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। The numbers which cannot be represented in the form of P by Q, they are generally represented in the form of square root. वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जाता, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। अब इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिलहाल वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, इस प्रकार की संख्याओं को आप क्या नाम देंगे? तो ये जो संख्याएं हैं ये होती है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, इन संख्याओं को आप अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा, वर्गमूल के साथ 2 क्या है? अपरिमेय। वर्गमूल 3 क्या है? अपरिमेय। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, इनको अपरिमेय नहीं बोलना है, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान क्या होता है? 2, वर्गमूल 9 का मान 3, वर्गमूल 16 का मान 4, वर्गमूल 25 का मान 5। इन संख्याओं को क्या नाम देते हैं? परिमेय संख्या। इन संख्याओं को आप क्या नाम देंगे? परिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्गमूल 9, ये देखो, समझ आ रहा है? ये वर्गमूल वाले चैप्टर में और क्लियर होगा। जिनका वर्गमूल आप सीधे सीधे प्राकृत संख्या में निकाल सकते हो। वर्गमूल 4 क्या होता है? 2, वर्गमूल 9 क्या होता है? 3, वर्गमूल 16 4, वर्गमूल 25 5। इसीलिए इन संख्याओं को मैं क्या बोल रहा हूं? परिमेय बोल रहा हूं। इनका वर्गमूल दशमलव में आएगा। 2 का वर्गमूल दशमलव में, 3 का वर्गमूल दशमलव में, इसीलिए इन संख्याओं को मैं क्या बोल रहा हूं? अपरिमेय। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा रोल इसका नहीं है। वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, इनको मत बोलना, इनको मत बोलना अपरिमेय। ये परिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान 2, वर्गमूल 9 का मान 3, वर्गमूल 16 का मान 4, वर्गमूल 25 का मान 5। ये है अपरिमेय संख्या। समझ आ रहा है? एक और नोट करके लिख लेंगे, पाई जो होता है ये अपरिमेय संख्या होता है। सुने होंगे पाई के बारे में। इसका वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है, लेकिन इसको अपरिमेय संख्या के रूप में शामिल किया गया है। इसका कारण समझ आएगा भी, लिख लीजिए इसको। समझ में आएगा पाई अपरिमेय क्यों होता है।
अलग अलग वैल्यू होता है पाई का। पाई को अपरिमेय संख्या में शामिल किया जाता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई की बात कर रहा हूं मैं, पाई की। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा पाई क्या है, तो पाई को आप टिक करेंगे अपरिमेय संख्या के रूप में। अगर मैं आपसे पाई पूछ रहा हूं तो पाई को अपरिमेय संख्या के रूप में टिक करेंगे। अगर मैं आपसे 22/7 पूछा तो 22/7, 22 क्या है? पूर्णांक। 7 क्या है? पूर्णांक। तो P/Q का रूप, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ध्यान रखेंगे, पाई को अपरिमेय संख्या की श्रेणी में ही शामिल किया गया है। इसका कारण अभी दशमलव वाली संख्याएं पढ़ाऊंगा, वहां पे भी समझ आएगा आपको। अगर पाई पूछा तो अपरिमेय संख्या, अगर 22/7 पूछेगा तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। P/Q का रूप, जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या, और Q 0 नहीं होगा। देख लीजिए फटाफट, बहुत आसान सी परिभाषाएं हैं, क्योंकि अभी इसी पे काम करना है आपको, परिमेय और अपरिमेय पे। इन्हीं को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपने पढ़ी, वे संख्याएं जिन्हें P/Q या अंश बटे हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। जहां P और Q क्या होना चाहिए? तो जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, और पूर्णांक के बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो P/Q का रूप, जहां P और Q इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में नेगेटिव भी आता है, जीरो भी और पॉजिटिव भी, इसको मैं पूर्णांक बोल रहा हूं। तो P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन एक अपवाद है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। एक अलग से कंडीशन दे दिया। अब मैंने बोला 2/3 P/Q, तो मैंने बोला 2/3, 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए 2/3 परिमेय संख्या। 4/1, 4 और 1 दोनों ही पूर्णांक हैं, इसीलिए 4/1, या नीचे 1 का कोई अर्थ होता नहीं है, तो 4 क्या है? परिमेय संख्या। 0/2 दोनों ही पूर्णांक है, इसीलिए 0 क्या है? परिमेय संख्या। दोनों पूर्णांक है, इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या। दोनों पूर्णांक है, इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा मैंने बोली, P/Q के रूप में रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते, सामान्यतः वर्गमूल के रूप में, सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखते हो। तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सब संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय। इनको अपरिमेय नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपको प्राकृत संख्याएं प्राप्त होंगी। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। पाई के बारे में ध्यान रखेंगे फिलहाल कि पाई को अपरिमेय संख्या लेंगे। अगर 22/7 आपसे पूछूंगा कि 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या है? परिमेय। बन जाएगा यहां तक? देखो, 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल -2, तीनों के बारे में बता दोगे। 2 क्या है? परिमेय संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या। वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय। और वर्गमूल -2 काल्पनिक। वर्गमूल के अंदर अगर नेगेटिव है मतलब क्या होता है? काल्पनिक। समझ आ रहा है? तो 2 है परिमेय, वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय, और वर्गमूल -2 क्या है? काल्पनिक। बन जाएगा? सारा कुछ बता दिया हूं, सारी संख्याएं ध्यान रखिएगा। जीरो पूर्णांक है, लेकिन क्यों 0 नहीं रखते हैं? क्योंकि नीचे 0 परिभाषित नहीं होगा। नीचे 0 जैसा कोई अंक कभी आपको मिलेगा ही नहीं। पूरे मैथ्स में नीचे 0 अगर आ रहा है, हर में 0 अगर आ रहा है, तो वो आपका कैलकुलेशन गलत हो रहा है। समझ आ रहा? नीचे 0 को मैथ्स में कभी परिभाषित नहीं किया गया है, इसीलिए अपवाद स्वरूप यहां पे लिख दिया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिख दिया है वो। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है। नीचे मैथ्स में कभी 0 नहीं आएगा। आप जितना भी कैलकुलेशन करेंगे जो आपके सिलेबस में है, नीचे कभी 0 आएगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जिनका भी डाउट है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, 0 तो पूर्णांक होता है, इसीलिए तो बोला एक अपवाद है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अलग से कंडीशन है। बन जाएगा यहां तक? ये सारी संख्याएं हो गई हैं। अब ध्यान दो, यहां पे ये 2 संख्याएं बची हैं, इन दोनों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद अपन आएंगे दार्शनिक प्रणाली में। दार्शनिक प्रणाली ही आपके पूरे सिलेबस में देखेंगे तो पहला चैप्टर लिखा हुआ है।
मैथ्स का जो पहला चैप्टर है दार्शनिक प्रणाली है। सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है। सम संख्या और विषम संख्या तो आपने समझ लिया है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। बन जाएगा ये सारी संख्याएं। प्राकृत समझाया पहले आपको मैं, 1 से स्टार्ट होगी। पूर्ण समझाया आपको मैं, 0 से स्टार्ट होगी। पूर्णांक में ऋणात्मक भी आएगा, 0 भी आएगा और धनात्मक भी आएगा। सम में 2 4 6 8 10 12 ये सब। विषम में 1 3 5 7 9 11 ये सब। मतलब प्राकृत में जो जो 2 से भाग जाएगा वो सम, जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम। इसके बाद आपने परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझ लिया, सारा कुछ हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में यहां तक किसी को डाउट तो नहीं, जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाले जल्दी बताइए, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है। चलो एक साइड लिखिए अभाज्य संख्या और एक साइड लिखिए भाज्य संख्या। एक साइड अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और एक साइड लिखेंगे भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या का बहुत बड़ा रोल है मैथ्स में तो है ही, आप आगे जाके पढ़ेंगे रीजनिंग में भी अभाज्य संख्या के बहुत सारे लॉजिक काम में आएंगे। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर और इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। चलिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पढ़ने से पहले आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 6 के गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होंगे? 2 और 3। 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 और 6। जिनसे जिनसे 6 डिवाइड होगा वो सब 6 के गुणनखंड। सिंपल सी परिभाषा। दो अलग अलग होता है, ध्यान रखिए, गुणनखंड और गुणज दोनों अलग अलग होता है। गुणनखंड और गुणज दोनों अलग अलग होगा। गुणनखंड का मतलब और गुणज का मतलब, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स और गुणज को बोलते हैं मल्टीपल्स, दोनों अलग अलग हैं। गुणनखंड को समझो बहुत आसान, 6 के गुणनखंड को सिंपल सा समझो, जिनसे जिनसे 6 भाग जाएगा वो सब क्या है? 6 के गुणनखंड। अगर मैं बोला 4 के गुणनखंड, जिनसे जिनसे 4 भाग जाएगा वो सब 4 के गुणनखंड। तो 4 किनसे किनसे भाग जाएगा? 1 2 और 4 से। अगर मैं बोला 2 के गुणनखंड, तो आप क्या बोलेंगे? जिनसे जिनसे 2 भाग जाएगा। तो 2 किससे किससे भाग जाता है? 1 और 2 से। तो 2 के गुणनखंड 1 और 2। गुणज क्या होता है? मल्टीपल्स। 6 के मल्टीपल्स, 6 के गुणज। तो जो 6 का टेबल आपने पढ़ा है वही क्या है? 6 के गुणज। अनंत गुणज है 6 के। गुणज अनंत होंगे, किसी भी संख्या के गुणज अनंत होंगे। 6 के गुणज 6 12 18 24 30, 600 भी क्या है? 6 का गुणज। 6 के टेबल में कहीं ना कहीं 600 आएगा। 6 लाख भी क्या है? 6 का गुणज है। समझ पा रहे हो बात को? दोनों में फर्क होता है। 6 के गुणज का मतलब ये सब गुणज, और 6 के गुणनखंड का मतलब ये हो जाएगा। तो फिलहाल मैं गुणनखंड की बात कर रहा हूं। 6 के गुणनखंड का मतलब जिनसे जिनसे 6 भाग जाएगा। 2 के गुणनखंड मतलब जिनसे जिनसे 2 भाग जाएगा। 4 के गुणनखंड मतलब जिनसे जिनसे 4 भाग जाएगा। बन जाएगा यहां तक? ऐसा नहीं कि गुणज केवल 10 होता है, कि पहाड़ा हमने 6 दहम 60 तक पढ़ा है, ऐसा नहीं है ना। अनंत होगा। 60 के बाद 66, 66 के बाद 72, 72 के बाद 78, चलते रहेगा। 6 के गुणज कितने हैं? अनंत गुणज हैं। 4 के गुणज की बात करूंगा, 4 के गुणज मल्टीपल्स ऑफ 4, तो ये हो गया 4 8 12 16 20, ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल्स। लेकिन अभी गुणनखंड की बात कर रहा हूं। फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 6, फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 4, फैक्टर्स ऑफ 2 1 और 2। जिनसे जिनसे 2 भाग जाएगा वो 2 के गुणनखंड, जिनसे जिनसे 4 भाग जाएगा वो 4 के गुणनखंड, जिनसे जिनसे 6 भाग जाएगा वो 6 के गुणनखंड। बन जाएगा? चलो परिभाषा लिखो अभाज्य संख्या की, बहुत काम का है, सबसे इंपॉर्टेंट संख्या है ये। रीजनिंग का जो एनालॉजी का चैप्टर है, सादृश्यता का, श्रेणी का जो है, सीरीज वाला, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वाला, लुप्त पद मिसिंग टर्म वाला, सब में काम आएगा अभाज्य संख्या। बहुत काम का है ये। लिखिए, वे प्राकृत संख्याएं
वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड, या ऐसा लिखिए, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है, और दूसरा गुणनखंड एक होता है। एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा गुणनखंड एक होता है। एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा गुणनखंड एक होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा है, जो आप देखेंगे बुक्स आती हैं आर एस अग्रवाल की, एस डी यादव की, जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं उनमें आपको ऐसी परिभाषा मिलेगी। इसी को जो लोकल बुक्स हैं उनमें अलग प्रकार से डिफाइन कर दिया गया है, समझाऊंगा। ये इसकी मेन परिभाषा है। वे प्राकृत संख्याएं, अब प्राकृत संख्या तो आपको पता है ना, ये होती है प्राकृत संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड, केवल दो मतलब ना तो दो से कम ना तो दो से ज्यादा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक की। तो एक का गुणनखंड केवल एक ही होगा ना, इसीलिए एक को अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया जाता है। समझ आ रहा है? जिनके केवल दो गुणनखंड, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, तो एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, और वो कौन है? एक है। इसीलिए एक को अभाज्य संख्या में शामिल नहीं करेंगे। दो की बात करेंगे तो दो के गुणनखंड क्या क्या होंगे? दो और एक, मतलब एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं और दूसरा कौन? एक। दो क्या है? अभाज्य। तीन की बात करूंगा तो तीन का दो ठो गुणनखंड, तीन और एक, तीन क्या है? अभाज्य। चार की बात करूंगा तो चार का गुणनखंड कै ठो हो जाएगा? तीन ठो। चार, एक और दो, इसीलिए चार अभाज्य संख्या होगी क्या? नहीं होगी। पांच अभाज्य संख्या, पांच के बाद क्या आएगा? सात, सात के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, जिनके केवल दो ही गुणनखंड, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। ये इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा है। इसीलिए पहले मैंने आपको गुणनखंड समझाया। दो के गुणनखंड का मतलब क्या? जिनसे जिनसे दो भाग जाएगा। तीन के गुणनखंड जिनसे जिनसे तीन भाग जाएगा। चार के गुणनखंड जिनसे जिनसे चार भाग जाएगा। तो जिनके केवल दो ही गुणनखंड होंगे, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, उन संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। बन जाएगा? तो ये एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए लोकल जो बुक्स हैं उनमें इस परिभाषा को कैसा लिख दिए हैं, ध्यान से समझिए। इसी परिभाषा को लिखने का तरीका जो लोकल बुक्स आती हैं उनमें, ध्यान दीजिए। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी क्यों यूज किया? क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल स्वयं से तथा एक से भाग जाए, इसके अलावा किसी और से भाग ना जाए, इसके अलावा किसी और से भाग ना जाए, इसके अलावा किसी और से भाग ना जाए। आपने ऐसी परिभाषा जनरली बचपन में पढ़ी भी होगी। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल खुद से डिवाइड हो और एक से। अब एक बात समझो, यहीं से तो निकल रही है परिभाषा, केवल दो गुणनखंड होने का मतलब दो संख्याओं से भाग जाएगी। बस केवल दो गुणनखंड होने का मतलब दो संख्याओं से भाग जाएगी, और उन दो संख्याओं में खुद से जाएगी और किससे जाएगी? एक से। एक ही परिभाषा है। तो एक से बड़ी मतलब एक तो नहीं है, दो खुद से जाएगा और एक से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और से नहीं जाएगा। तीन खुद से जाएगा और एक से जाएगा, इसके अलावा किसी और से नहीं जाएगा। चार खुद से जाएगा एक से, लेकिन साथ साथ में दो से भी जा रहा है, इसीलिए चार अभाज्य नहीं है। पांच खुद से जाएगा और एक से, सात खुद से जाएगा और एक से,
तो इसी परिभाषा को लोकल बुक्स में ऐसा बोल दिया जाता है। समझ आ रहा है? केवल दो गुणनखंड होने का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। केवल दो गुणनखंड होने का मतलब केवल दो संख्याओं से भाग जाए, खुद से और किससे? एक से। अब आप और आसान करना चाहते हैं इस परिभाषा को तो और आसान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर स्वयं से तो सब जाते हैं, स्वयं से तो सब भाग जाते हैं, एक से भी तो सब भाग जाते हैं, तो स्वयं और एक को छोड़ दो। सबसे आसान परिभाषा जैसा कि नाम है अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग ना जाए। सबसे आसान परिभाषा, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो किसी से भाग ना जाए, वो क्या है? अभाज्य। दो किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं। खुद से तो सब जाते हैं, एक से सब जाते हैं, छोड़ दो उसको। तीन किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं। चार दो से जाता है, इसीलिए अभाज्य नहीं है। पांच किसी से नहीं जाएगा, छह दो से जाएगा, सात किसी से नहीं जाएगा, आठ दो से जाएगा, नौ तीन से जाएगा, 10 दो से जाएगा। तो सबसे आसान परिभाषा जो किसी से भाग ना जाए वो क्या है? अभाज्य बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखिए नीचे में जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, याद रहेगा। तो मेन परिभाषा से ही आप अलग अलग परिभाषाएं निकाल रहे हो। मेन परिभाषा ये है। पहला तथ्य लिखिए, सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या दो होती है। सबसे छोटी या पहली, सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या दो। देख पा रहे हैं? सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या क्या है? दो है। गलती मत करना, यहां पे गलतियां होती हैं। जैसे मैं पूछा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, आपने गलती से एक को अभाज्य संख्या ले लिया, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं आपके अनुसार क्या हो जाएंगी? 1 2 3 5 7। गलत है ये। एक्चुअल में प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11। समझ आ रहा है? औसत में प्रश्न आएंगे इसके। औसत जब पढ़ेंगे तो इनके प्रश्न आपको बहुत सारे दिखेंगे। तो सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। अगला पॉइंट लिखिए, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। याद रखेंगे क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको ऐसा। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सीधे सीधे ऐसा प्रश्न आपको मिल सकता है। काउंट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और एक आध छूट भी सकता है आपसे। याद रखेंगे 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। तीसरा तथ्य लिखिए, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। याद रहेगा ये 25 और 15। एक इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि बहुत आसान तथ्य है, इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन है? 2 है। इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन है? 2। बहुत आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ये। इकलौती सम संख्या, इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है, इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन है? 2। 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? क्योंकि सम संख्याओं का मतलब जो 2 से भाग जाती है और अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से भाग ना जाए। तो 2 को छोड़ के कोई भी सम संख्या लिखोगे वो 2 से भाग जाएगी, मतलब अभाज्य नहीं होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब सम संख्याओं का टेंशन लेना ही नहीं है आपको। सम संख्याएं तो अभाज्य है ही नहीं। समझ आ रहा है? केवल 2 एक सम संख्या है जो अभाज्य है। जैसे मैंने बोला 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या बताओ कौन कौन सी होगी। तो सम संख्याओं का टेंशन छोड़ दो। 32 34 36 38 40 42 44 46 48 इनका टेंशन तो लेना ही नहीं है आपको, क्योंकि सम संख्याओं में केवल 2 ही एकलौती सम संख्या है जो अभाज्य है। अगर मैंने आपसे पूछा कि 30 और 50 के बीच
30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच बोलने का मतलब 30 और 50 को चेक करना ही नहीं है आपको, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच बोलने का मतलब 31 से लेकर कहां तक, 49 तक अभाज्य संख्या बतानी है। तो सम संख्याओं का टेंशन आपको लेना ही नहीं है, इनको तो चेक ही नहीं करना है आपको कि ये अभाज्य है या नहीं। आपको पता है कि सम संख्याएं कभी अभाज्य नहीं होती हैं, सम संख्याओं में केवल एक ही सम संख्या अभाज्य होती है, वो कौन है, 2। तो सम संख्याओं को तो काट दिए पूरा सीधे सीधे, बची क्या, विषम संख्याएं। इनमें आपको देखना है कौन अभाज्य है या कौन अभाज्य नहीं है। ये विषम संख्याएं बची, ये देखिए इनमें चेक कर लो। 31 किसी से भाग जाएगा क्या, नहीं, अभाज्य है। 33 3 से जाता है, समझ आ रहा है, 3 से 11 से किसी से भी गया मतलब अभाज्य नहीं है। 35 5 से जाता है, 37 किसी से नहीं जाएगा, 41 किसी से नहीं जाएगा, अच्छा बीच में 39 छूट गया है, 39 3 से जाता है, 13 से जाता है, 43 किसी से नहीं जाएगा, 45 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 47 किसी से नहीं जाएगा, 49 7 से जाएगा। कितनी अभाज्य संख्या मिली, 1 2 3 4 5। ये फायदा मिलेगा आपको, तथ्यों को ध्यान रखेंगे तो फायदा मिलेगा। औसत में ये प्रश्न आ जाएगा 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। तो 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो आपको पहले बताना पड़ेगा 30 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो ये 30 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, 5। इनका औसत कैसे निकालेंगे, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो आपको समझना है कि सम संख्याओं का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सम संख्याओं में केवल एक ही सम संख्या अभाज्य है, वो 2 है। विषम संख्याओं में देख लो, किसी से भी भाग गया तो अभाज्य मत बोलना। 33 3 से जा रहा है ना, 35 5 से जा रहा है, 39 3 से जा रहा है, 45 5 से जा रहा है, 49 7 से जा रहा है। अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग ना जाए, एकदम सिंपल बन जाएगा। तथ्य याद रहेगा, सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है 2। चलो भाज्य में आ जाओ। हाँ, ऐसा नहीं पूछेगा कि 1000 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो, 100 तक भी नहीं पूछेगा, औसत नहीं पूछेगा। औसत ऐसा थोड़ी पूछेगा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो, ऐसा प्रश्न औसत का नहीं बनेगा। ये तथ्य बहुत बार पूछा गया है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तथ्य बहुत बार पूछा गया है। ऐसा नहीं बोलेगा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो, तो 25 संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई 25 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो समांतर श्रेणी में भी नहीं होंगी। अगर समांतर श्रेणी में हो गई तो सीधे बोल दोगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, या मध्य वाले पद को ही औसत बोल दोगे आप, लेकिन उसके लिए पद समांतर श्रेणी में होने चाहिए। लेकिन 25 अभाज्य संख्याएं जो आप लिखोगे 1 से 100 तक, वो समांतर श्रेणी में नहीं होंगी। तो ऐसा प्रश्न कभी बनेगा ही नहीं कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत निकालो, नहीं बनेगा। समझ आ रहा है, ये व्यवहारिक प्रश्न है, व्यवहारिक में ये प्रश्न है। ये देखो 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत, ये पूछा गया है। ये व्यवहारिक भी है, कितनी संख्याएं हैं, 5, व्यवहारिक भी है ये, थोड़ा बन जाएगा यहां तक। लिखो भाज्य संख्या, वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। सिंपल सा है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य। अब बात करते हैं एक तो भाज्य होगा नहीं, इसका तो एक ही गुणनखंड है, मतलब एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य। 2 भाज्य होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका केवल 2 ही है। 3 भाज्य होगा क्या, नहीं, कौन मिलेगा भाज्य, 4,
इसका कै ठो गुणनखंड है? 3 ठो। 2 से अधिक 5 होगा क्या? नहीं। 6 होगा। इसका कै ठो गुणनखंड है? 4 ठो गुणनखंड। 4 ठो गुणनखंड। तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड 4, 6 के बाद कौन मिलेगा? 8, 8 के बाद 9, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं। अरे सिंपल सा है, अभाज्य को छोड़ दो तो क्या बचेगा? भाज्य। और एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। एग्जाम्पल लिख लीजिए। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। हो गया। इसी को जो बुक्स हैं, लोकल कोचिंग्स की जो बुक होती हैं, उनमें कैसा लिख दिया जाता है? इनमें लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? ऐसे ही सोचो, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं से और एक से भाग जाने के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी भाग चली जाए। सिंपल सा है ना। जो केवल स्वयं से और एक से जाएगा वो क्या है? अभाज्य। जो स्वयं और एक के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी जाएगा वो क्या है? भाज्य। समझ आ रहा है? जो केवल स्वयं और एक से जाएगा वो अभाज्य। जो स्वयं और एक के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी जाएगा, जो स्वयं और एक के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी जाएगा। सबसे आसान परिभाषा अब मैं बोल रहा हूं, उसी को ध्यान रखना। अभाज्य जो किसी से भाग ना जाए, भाज्य जो किसी से भी भाग चली जाए। सबसे आसान। एक ना तो अभाज्य है, एक ना ही भाज्य है। एकदम आसान सी परिभाषा। जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य, जो किसी से भी भाग चली जाए वो भाज्य। देखो, 2 किसी से भाग जाएगा क्या? अभाज्य। 3 किसी से भाग जाएगा क्या? अभाज्य। 4 2 से जाएगा, भाज्य। 5 किसी से नहीं जाएगा, अभाज्य। 6 2 से जाएगा, भाज्य। 7 किसी से नहीं जाएगा, अभाज्य। 8 2 से जाएगा, 9 3 से जाएगा, 10 2 से जाएगा। किसी से भी भाग गया तो क्या बोलोगे? भाज्य। किसी से भी भाग नहीं गया तो क्या बोलोगे? अभाज्य। बन जाएगा। तथ्य लिखिए पहला। सबसे छोटी या पहली, सबसे छोटी या पहली, सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या 4 है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। चलो आप लोग मेरे को बताओ, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 100 तक 75 की 74? ऑनलाइन वाले बताओ भाई, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? बताओ। 74 होगा ना? अरे 25 क्या है? अभाज्य। 25 तो अभाज्य हैं, ये हटा दो। और एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, वो भी हटेगा। बचेगा कितना? 74। समझ आ रहा है ना 74 क्यों हो रहा है? 25 आपका हो गया अभाज्य, 25 हो गया अभाज्य, ये हटा दो। एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, 26 संख्याओं को हटाओगे तो बचेगा कितना? 74। जल्दी से बताओ अब 1 से 50 तक कितनी होंगी? 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी? कितना? 1 से 50 तक 34, 34 होंगी ना? समझ आ रहा है कैसे होंगी 34? 15 क्या है? अभाज्य, और एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। 16 हटा दो, बचा कितना? 34। याद रहेगा ना ये? इसको याद करना है। 25 और 15 ये अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। लिखो चौथा पॉइंट, 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं, 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। समझ में आ रहा होगा? 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं लिखेंगे वो क्या हैं? भाज्य। ये कंप्लीट हो गया।
ऑनलाइन में यहां तक बताओ, समझ आ जाएगा, याद रहेगा कोई भी संख्या अगर मैं आपको दूंगा। अच्छा, अभाज्य संख्या में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, वो कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि व्यापम का पसंदीदा टॉपिक है ये। लिखा नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन संख्या लिख दिया है वो, तो वहां से प्रश्न तो बनेंगे ही। अभाज्य संख्या का एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, वो कराऊंगा। अभी मैं केवल संख्याओं से आपको, संख्याएं जो हैं उनसे आपको जानकारी दे रहा हूं कि संख्याएं क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, कौन सी संख्या कहां से स्टार्ट होती है। चलो यहां तक ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? जल्दी बताओ। अब ध्यान दो, मेन मुद्दे की बात में आते हैं जो आपके सिलेबस में लिखा है। देखो, देखा जाए तो काल्पनिक संख्या आपको कवर करना है क्या? नहीं। कवर क्या करना है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मतलब आपके सिलेबस में जो संख्याएं होंगी वो या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय। बस समझ आ रहा? कोई भी संख्या आपके सिलेबस में आई मतलब या तो वो परिमेय है या तो वो अपरिमेय। क्योंकि आप काल्पनिक संख्या देख पा रहे हो, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो कोई भी संख्या आपके सिलेबस में आएगी या तो वो परिमेय होगी या तो वो अपरिमेय। इसीलिए हेडिंग डालिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, यहां से आपका जो टॉपिक है दशमलव निरूपण। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। दशमलव प्रणाली जो लिखा है उसमें दशमलव वाली सारी संख्याएं कवर करनी है। दशमलव वाली संख्याओं पर प्रश्न देखने हैं, 2-3 प्रश्न पूछेगा, एकदम फिक्स है, 2-3 प्रश्न पूछेगा। समझ आ रहा है? 2 ही संख्याएं तो हैं आपके पास जो आपके सिलेबस में है, परिमेय या फिर अपरिमेय, उसको दशमलव में बदलते हैं। अब तो 2 केस मिलेगा आपको, एक होगा शांत दशमलव, इसी को बोलते हैं शांत या फिर परिमित, शांत या परिमित दशमलव, और दूसरा हो जाएगा अशांत या फिर इसको बोलते हैं अपरिमित। अशांत या फिर अपरिमित दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग या फाइनाइट, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट लिखेंगे। इसको एकदम सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, क्लास नोट्स को भी अगर प्रिफर कर लेंगे आप तो भी आपका बहुत अच्छा जाएगा पेपर। अशांत 2 प्रकार का होता है, एक होता है आवर्ती अशांत, आवर्ती को बोलते हैं रेक्यूरिंग, आवर्ती अशांत दशमलव, और एक होता है अनावर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। रेक्यूरिंग और नॉन रेक्यूरिंग, ये है दशमलव वाली संख्याएं, शांत या परिमित, अशांत या फिर अपरिमित। तो दशमलव वाली संख्याएं ये 2 प्रकार की है, शांत या परिमित, अशांत या अपरिमित। अशांत में आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। जो आपका लिखा है दशमलव प्रणाली, उसी के अंतर्गत ये सब कुछ कवर करना है आपको। संख्याएं पहले पता तो चले कौन सी संख्या को क्या बोलते हो, तभी तो उसके प्रश्न को डील कर पाओगे आप। तो आपने मोटे मोटे तौर पे समझा कि परिमेय और अपरिमेय ये 2 ही संख्याएं हैं आपके सिलेबस में, क्योंकि वास्तविक संख्या है, वास्तविक ये 2 ही प्रकार की होती है। मतलब कोई संख्या या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय, तो इन दोनों को जब दशमलव में बदलूंगा तो क्या हालचाल होगा? तो आपने बोला 2 केस बनेगा, शांत या परिमित, अशांत या अपरिमित। अशांत को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, आवर्ती और अनावर्ती। इसी को गैर आवर्ती भी बोलते हैं, रेक्यूरिंग और नॉन रेक्यूरिंग। अब समझिए किसको शांत बोलेंगे, किसको अशांत, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती। ध्यान से समझिए, ये 3 संख्याएं मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, ये 3 संख्याएं मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिख रहा हूं। 3 संख्याएं लिखी गई हैं, तीनों ही दशमलव वाली संख्याएं हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
तीनों ही दशमलव वाली संख्याएं हैं। अब एक बात समझो, शांत का मतलब क्या होगा? दशमलव के बाद शांत हो जाए, जो खत्म हो जाए, परिमित हो। समझ आ रहा है? फाइनाइट हो, नाम से ही क्लियर है। शांत मतलब परिमित, फाइनाइट बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो शांत का मतलब जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, खत्म हो जाए, सीमित हो, फाइनाइट हो, टर्मिनेट हो जाए। तो दशमलव के बाद जो शांत हो जाए उसी को क्या बोलेंगे? शांत। और दशमलव के बाद जो शांत नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे? अशांत। चलते रहेगा, चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। देखते हैं ना, ऐसा आ जाता है कई बार, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत। मतलब ये शांत है, आपको समझ में आ रहा है देखकर, और ये दोनों ही क्या है? अशांत। ये दोनों ही क्या है? अशांत। ये समझ आ रहा है आपको देख के कि पहली संख्या क्या है? शांत, और ये दोनों ही क्या है? अशांत। ये क्लियर हो गया? शांत मतलब दशमलव के बाद शांत हो जाए, और शांत मतलब दशमलव के बाद शांत ना हो। अब आपको समझना है अशांत में आवर्ती और अनावर्ती। तो ध्यान से देखो, अगर दशमलव के बाद रिपीटेशन चालू हो जाए जो कभी खत्म ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे? आवर्ती। और बिना रिपीटेशन के खत्म नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? अनावर्ती। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये क्या हो जाएगा? आवर्ती। मतलब रिपीटेशन चालू हो गया है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा? अनावर्ती। तो रिपीटेशन के साथ अगर खत्म नहीं होगा तो आवर्ती, और बिना रिपीटेशन के खत्म नहीं होगा तो अनावर्ती। शांत मतलब जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, अशांत मतलब जो दशमलव के बाद शांत ही ना हो, चलता रहे, चलता रहे। अब उसमें अगर रिपीटेशन के साथ चल रहा है, रिपीटेशन के साथ कोई संख्या रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है, समझ आ रहा है? जैसे यहां 3 स्टार्ट हो गया रिपीट होना, तो रिपीटेशन के साथ चल रहा है मतलब आवर्ती, और बिना रिपीटेशन के चल रहा है मतलब अनावर्ती। तो आवर्ती को थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं आपको, बाकी कल बताऊंगा। बाकी आवर्ती को समझा रहा हूं। 2.33333 ये क्या है? आवर्ती। अब ऐसा नहीं कि एक ही अंक का रिपीटेशन हो, ये देखो, ये भी क्या है? आवर्ती। ये देखो, ये भी क्या है? आवर्ती। 6-7 6-7 6-7 6-7 रिपीट हो रहा है। ये देखो 0.251 251 251, ये भी क्या है? आवर्ती। समझ पा रहे हैं बात को? ये देखिए 0.3124 3124 3124, ये भी क्या है? आवर्ती। ये देखिए 6.152 5252, ये भी क्या है? आवर्ती। रिपीटेशन होना चाहिए, तुरंत स्टार्ट हो जाए या थोड़े विलंब से हो, सिंगल डिजिट का हो, डबल डिजिट का हो, ट्रिपल डिजिट का हो, कोई मतलब नहीं है मेरे को। दशमलव के बाद रिपीटेशन चालू हो जाए जो कभी खत्म ही ना हो, चलते रहे, चलते रहे, उसी को आप क्या बोलते हैं? आवर्ती, अशांत बोलते हैं। समझ आ रहा है बात? देखिए 0.57777 0.34 या 43676767, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? आवर्ती अशांत के। अब आपने ये भी सीखा होगा, आवर्ती अशांत को बार के रूप में लिखा जाता है। दशमलव के बाद जो भी संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार। देखिए ऐसा कुछ, दशमलव के बाद जो भी रिपीट होगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे? बार। ये आवर्ती अशांत को लिखने का तरीका होता है। ये देखिए, ये देखिए, समझ आ रहा है? आवर्ती अशांत का मतलब क्या? जो दशमलव के बाद शांत नहीं होगा, रिपीटेशन के साथ शांत नहीं होगा। अब रिपीटेशन वो 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, होना चाहिए बस। समझ पा रहे हैं? तो इसको बोलते हैं आप आवर्ती अशांत दशमलव। इसको बार के रूप में लिखा जाता है। 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार, 6-7 रिपीट हो रहा है, 2-5-1 रिपीट हो रहा है, 3-1-2-4 रिपीट हो रहा है, 5-2 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, 6-7 रिपीट हो रहा है। 2013 में ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे, 2013 का पेपर उठा के देखिएगा, इनको P/Q में कन्वर्ट करने बोलेगा। 2013 का प्रश्न है, ऐसा डेटा देखे होंगे, 2013 का पेपर का एनालिसिस किए होंगे आप, तो ऐसे प्रश्न आपको उसमें दिखाई दिए होंगे। बाकी कल पढ़ाऊंगा, यहां तक पढ़ के आइए, कल प्रश्न कराऊंगा इसके। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? देखिए
देखिए क्या है, शांत और अशांत। शांत मतलब परिमित, अशांत मतलब अपरिमित। आपने ये तो समझा शांत दशमलव किसको बोलूंगा, तीनों संख्याएं दशमलव वाली हैं, ये भी दशमलव वाली, ये भी दशमलव वाली, ये भी दशमलव वाली। दशमलव के बाद अगर शांत हो जाए तो क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। दशमलव के बाद शांत ना हो तो क्या बोलेंगे, अशांत। अब अशांत में आवर्ती किसको बोलेंगे, तो दशमलव के बाद अगर रिपीटेशन चालू हो जाए, एक पैटर्न चालू हो जाए जो कभी खत्म ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे, आवर्ती अशांत। और बिना रिपीटेशन के खत्म नहीं होगा, ये देखो खत्म यहां पे भी नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीटेशन के साथ हो रहा है क्या, नहीं। तो अगर रिपीटेशन चालू हो जाए जो कि कभी खत्म ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे, आवर्ती अशांत। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिए, ये दशमलव वाली संख्या, ये दशमलव वाली संख्या, ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं, ये सारे एग्जांपल्स अशांत के हैं जो कि चल रहे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। आवर्ती क्यों, क्योंकि यहां 3 रिपीट हो रहा है, यहां 6 7, यहां 2 5 1, मतलब रिपीटेशन 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 2 अंक का हो, 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, होना चाहिए बस। अब आवर्ती अशांत दशमलव को बार के रूप में लिखा जाता है। दशमलव के बाद जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 3 रिपीट हुआ, 3 के ऊपर बार, 6 7 रिपीट हुआ, 6 7 के ऊपर बार, 2 5 1 रिपीट हुआ, 2 5 1 के ऊपर बार। ये लिखने का तरीका होता है आवर्ती अशांत दशमलव को। बन जाएगा। अनावर्ती पे कल बात करूंगा, अनावर्ती पे कल बात करूंगा, कराऊंगा ना, कराऊंगा। उसका बेस तो पहले समझा लूं, सीधे प्रश्न में आ जाऊंगा तो कैसे समझ आएगा आपको। तो पहले इसका बेस समझा रहा हूं, इसीलिए सारे टॉपिक्स का पहले बेस समझेंगे आप, तब तो प्रश्न कर पाएंगे। सोचो वो प्रश्न में आने से पहले इतना सब पढ़ना पड़ा आपको, समझ में तो आए क्या होता है, दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं। अनावर्ती पे कल बात करूंगा, शांत दशमलव पे थोड़ी बात करूंगा, उसके बाद प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तीनों पे प्रश्न देखने हैं, शांत पे, अशांत पे, आवर्ती पे प्रश्न देखने हैं और अनावर्ती पे प्रश्न देखने हैं। तीनों पे प्रश्न करेंगे, आपका दार्शनिक प्रणाली कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, इसको अभी छोड़ दीजिए, कल बताऊंगा। अनावर्ती बताऊंगा क्या होता है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है वो। बन जाएगा यहां तक। ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या, जल्दी बताओ। प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक ही जगह पे सब कुछ रहेगा आपके पास, एक ही जगह पर आपके पास सब कुछ है, देख सकते हैं। संख्याएं, संख्या की परिभाषा बताया, संख्या का वर्गीकरण बताया, सारी संख्याओं की परिभाषा लिखवा दिया हूं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पढ़ा दिया। उसके बाद आपने समझा कि मोटे मोटे तौर पे ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। तो आपने समझा कि दशमलव वाली संख्याएं कितने प्रकार की होंगी, सब कुछ एक पास रहेगा आपके। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत सारे रहेंगे, कहीं पे समस्या नहीं आएगी आपको। रेगुलर आइए और नोट्स प्रॉपर बनाइए। चलिए देखेंगे कल इसके आगे का।